एक ऐसा गांव जहां इंसान की मौत से पहले ही उसकी मैयत की तैयारी शुरू कर दी जाती है और मरने के बाद उसको 1 साल तक सुखाने के बाद लकड़ी के ऐसे ताबूत में डालकर पहाड़ों की कुछ ऐसी गुफाओं में छोड़ दिया जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है फिलीपीन देश के ऊंचे पहाड़ों में स्थित एक ऐसे गांव की जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। और इस खोज को मुमकिन करने के लिए मैं तरुण, एक इंडियन ट्रैवलर, फिलीपीन देश में पहुंचते ही एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन किराए पे लेता हूं और फिर निकल जाता हूं इन रहस्यमय लोगों की खोज में। आइए जानते हैं इस खतरनाक सफर को करीब से। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, तभी तो मैं लेके हिमालयन पहाड़ों में निकल गया रॉयल एनफील्ड। अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि भाई कैसे आपका भाई फिलीपींस पहुंचा था वीज़ा फ्री। फिर मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड भी करा दिया था, सारी इमिग्रेशन और सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दे दी थी। आज की वीडियो से हमारा शुरू होता है हमारा ट्रैवल फिलीपींस के अंदर। और आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये पीछे ये जहाज़, ये रॉयल एनफील्ड, ये अपना देसीपना कहाँ से आ गया फिलीपीन में? बताओ, इंडिया से कितने हज़ारों किलोमीटर दूर और आपका सोल रोवर भाई लेके निकला हुआ है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। जी हाँ, एक इंडियन मोटर बाइक। तो फिलीपीन से पहले मैं था वियतनाम में, और वियतनाम में भी मैं राइडिंग ही कर रहा था। मतलब मैंने अराउंड 3 से 4 हफ्ते वियतनाम में बिताए और मैं चला रहा था एक XR 150 अपनी गर्लफ्रेंड लेया के साथ। मैंने पूरा वियतनाम साउथ से लेकर नॉर्थ ट्रैवल किया। मज़ा बहुत आया, नो डाउट, लेकिन लग रहा था कि कोई चीज़ मिसिंग है। मतलब एक ना अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो उसी फीलिंग को मेरे को लगा यार कि अपने को, क्योंकि मैं पहले भी जब मैं राइडिंग करता था तो मैं हमेशा रॉयल एनफील्ड ही चलाता था। हालांकि मैं चलाता था क्लासिक 350 और क्लासिक 500 और लेकिन मेरे को ये था कि यार बाइकिंग में ना वो मज़ा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा ये होंडा वोंडा जैपनीज़ बाइकें चला के। तो फिर मैंने पता किया यार कि कहीं से ना मेरे को अपनी रॉयल एनफील्ड का जुगाड़ करना है और अपने मुझे वापस वो वाली फीलिंग लेके आनी है, एक राइडिंग वाली। और मैंने प्लान भी कर रहा था कि यार फिलीपींस जाना है। तो कुदरत की बात ऐसी हुई, मैं फिलीपींस में कुछ लोगों से बात कर रहा था और वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिल गया, एक इंडियन भाई है जिसके यहाँ से मैंने बाइक रेंटल ये वाली की है। उसी भाई रॉयल एनफील्ड उसके पास बहुत सारी हैं और रेंट पे देता है और रिपेयर भी करता है। काफ़ी पैशनेट बंदा है, केरला का। तो मैंने उसके वहाँ पर गया और मैंने बाइक ली। बाकी ज़्यादा वीडियो तो मैंने मनीला में नहीं बना पाया क्योंकि मनीला में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं हूँ पहाड़ी बंदा, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो आप ये देख सकते हो। तो भाई ये है वो जगह जहाँ से मुझे मेरी रेंटल बाइक लेनी है, ठीक है। एक इंडियन बाइक ही है और यहाँ पे अपना बैग यहाँ से अपना कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे को ले जाना है सारा सौदा। इसमें जानी पहचानी लग रही होगी ना, ये देखो, ये क्या है हिमालयन, ये क्या है रॉयल एनफील्ड और ये क्या है अपनी दन्नो इस बार की राइड के लिए फिलीपींस में। ये अपने भाई की वर्कशॉप है जहाँ से अपनी बाइक रेंटल होने वाली है। बहुत बढ़िया बाइक तैयार कर दी है, सारे कैमरे वैमरे लगा दिए हैं इसके ऊपर। साथ में इन्होंने ये बैग भी ये भी दे दिया मुझे, जिससे कि सामान रखने में आसानी हो जाएगी। सैडल बैग लगाने नहीं पड़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा सीन। और बाइक लेते ही मेरे को पहला काम ये करना था कि भाई मनीला से निकलो। तो मनीला से निकलने के लिए सबसे फास्टेस्ट तरीका था, एक स्काईवे है जो मनीला के ऊपर से निकलता है। तो मैंने पहले वो स्काईवे यूज़ किया। यहाँ पे ना जो बड़ी बाइक्स होती हैं जो 400 सीसी से ऊपर होती हैं वो एक्सप्रेस पे भी यूज़ कर सकती हैं। तो अभी एक ये आगे स्काईवे आ रहा है मनीला का, मेट्रो मनीला स्काईवे बोलते हैं इसको, ये मैं लेने वाला हूँ। और इसके ऊपर हमारी स्पीड लिमिट 60 है, लेकिन आगे जो हाईवे बड़े आएंगे, जब एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाते हुए जो बड़े एक्सप्रेसवे आते हैं उन पे भी ये बाइक ले जा सकते हैं। और उस पर स्पीड लिमिट होती है 100 से 110, 120 भी जाती है। तो भाई वहाँ पे आएगा सही मज़ा। मतलब बाइक का यहाँ पे लिखा हुआ होता है बिलो, देखो लिखा भी हुआ है बिलो 400 नॉट अलाउड। अच्छा, यहाँ पे और बाइक के लिए भी साथ में हमारे को टैग रखने पड़ते हैं क्योंकि टोल टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे मैंने RFID लगा रखी हैं। देखो अपने आप खुल गया क्योंकि मेरे यहाँ पे टैग लगा हुआ था ना, तो टैग से अपने आप खुल जाता है। अगर आपके पास कैश हो तो आपको दूसरी लेन में जाना पड़ता है। और ये आ गया हमारा स्काईवे। तो ज़रा पेट्रोल डलवा दिया जाए और देखा जाए कि यहाँ पे कैसा सीन चलता है पेट्रोल पंप का। 91 फुल 91 ओके। यहाँ पे है भाई 60 पेट्रोल, मतलब इंडिया के हो गए 90 रुपये, 91 रुपये। और उसके बाद लगभग 250 किलोमीटर राइड करने के बाद फाइनली मेरी एंट्री होती है पहाड़ों में। तो यहाँ से ना पहाड़ों में एंट्री होती है हमारी फिलीपींस के नॉर्थ के पहाड़ों में। अभी तक जितना रास्ता कवर किया था वो प्लेन्स का था। अब यहाँ से ये देखो, ये आया पहला घुमाव और यहाँ से शुरू हो जाएंगे हमारे पहाड़। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पहाड़ ऊंचे होते जाएंगे, हिमालयन हमारी बढ़ती जाएगी
हमारी हिमालय की तरफ जाएगी। तो गाइस फिलीपींस ना मतलब काफ़ी सारे आइलैंड्स का ग्रुप है और इसमें एक सबसे बड़ा आइलैंड है जो जिसके ऊपर जो मनीला जो कि यहाँ की कैपिटल है वो सिचुएटेड है। तो हमारा प्लान अभी के लिए ये है, हमने वैसे पूरा फिलीपींस कवर करना है, तो पहले हमारा प्लान ये है कि फिर हम जाएंगे मनीला के नॉर्थ में जो सबसे बड़ा आइलैंड है, इसके नॉर्थन मोस्ट पॉइंट पर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे पहाड़ हैं। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा हमारे को फिलीपींस के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना है, तो मैं कहा पहले थोड़े दिन पहाड़ों में बिताते हैं, जो क्योंकि नॉर्थ है ना, नॉर्थ के 2 प्रोविंस है, वहाँ पे पहाड़ काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी वहाँ पे ट्राइबल लोग हैं और काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो मैं कवर करना चाहता था। तो अभी हम बड़े हुए हैं मनीला से नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल लगभग 500-600 किलोमीटर और नॉर्थ जाएंगे तो बिल्कुल फिलीपींस का एंड आ जाएगा। और बाकी अपने साथ हमारी बाइक का नंबर देखो यहाँ पे कितना सही होता है, 194 निया भाई कैलिफोर्निया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने मेरे को ये 2 पैनियर्स लगा के दिए, ठीक है, ये बहुत सही चीज़ है। अभी मैं रेट भी बताऊंगा कि मैंने किस रेट पे रेंटल लिया है। बाकी ये 2 पैनियर्स मेरे को इन्होंने साथ में दिए, इसकी वजह से मेरे को जो मेरे सैडल बैग्स थे जो मैं वियतनाम में लगा के घूम रहा था उनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, सारा सामान आसानी से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पीछे इसका बिल्कुल सही सिस्टम है, इन्होंने ये एक रिफ्लेक्टर भी लगा रखा है ताकि अगर नाइट राइडिंग करनी हो तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अपने थोड़े बहुत स्टिकर वगैरह लगा रखे हैं। बाकी अपनी हिमालयन तैयार, यहाँ पे बढ़िया लेग गार्ड भी लगा हुआ है, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर एक लगा के दिया था, नेविगेशन के लिए सही रहता है। ये कैमरे का स्टैंड मैंने खुद लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद ये एक और है OnePlus Insta360 का कैमरा, ये भी मैं यूज़ करता हूँ, इसका भी मैंने स्टैंड खुद से लगा दिया। बाकी आगे से ही बढ़िया है भाई, हिमालयन 400cc बाइक, मतलब क्या मस्त बाइक है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेरे को एक बैग ये इन्होंने लगा के ही दिया, इस बैग के अंदर काफ़ी सारे स्पेयर्स इसके अवेलेबल हैं, जैसे इसके अंदर ट्यूब्स हैं और मेरे ख्याल से क्लच प्लेट है और क्लच की वायर वगैरह होगी। तो क्योंकि ऐसा है क्योंकि यहाँ पे फिलीपींस में रॉयल एनफील्ड इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, थोड़ी बहुत आपको दिखाई देंगी, वो भी मनीला के अंदर दिखाई देंगी, तो इसका अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाता है तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने मेरे को स्पेयर्स पहले से लगा के दिए हैं कि भाई अगर कोई ज़रूरत होती है तो आपके पास अपने स्पेयर्स अवेलेबल हो जो बेसिक हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और बड़ी दिक्कत आती है तब चलो मुझे उनको कॉल करके करना ही पड़ेगा। तो बाकी इस कंपनी का नाम है जहाँ से मैंने बुक की है, इसका नाम है Book2Wheel। इसका अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस इनका बहुत अच्छा रहा है। मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मेंशन कर दूंगा, जिसमें से अगर आप लोगों ने भी रॉयल एनफील्ड लेनी हो या कोई और बाइक लेनी हो, कोई गाड़ी भी लेनी हो, तो आप इसमें मेरे लिंक के थ्रू ले सकते हो, तो थोड़ा मेरे को थोड़ा रेफरल से बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को इनकी तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो आप पे करोगे वही मैं पे कर रहा हूँ। कि अगर बात करें कि नोट शोट कितने लगे हैं इस बाइक के लिए, तो इस बाइक के लिए मैं पे कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा एक डिस्काउंट ऑफ़र मिल गया था क्योंकि मैं 3 हफ्ते के लिए मैंने ये बाइक रेंट पे ली है, तो उसके लिए इन्होंने रेट काफ़ी मुझे सही दे दिया। नॉर्मली जो इसका रेट चलता है अगर आप एक दिन के लिए हिमालयन रेंट करते हो फिलीपींस में, तो आपको देने पड़ते हैं लगभग 3000 पैसों। 3000 पैसों आपके इंडियन में हो गए लगभग 4500-5 हज़ार रुपये, जो कि काफ़ी महंगा हो जाता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए लेते हो, जैसे मैंने ली है 3 हफ्ते के लिए, तो मेरे को देना पड़ रहा है इसका 1000 पैसों डेली का, तो 1000 पैसों हो गया 1500 रुपये, 1500 रुपये 1600 रुपये, तो वो तो फिर भी ठीक पड़ जाता है। और हम 2 लोग राइड कर रहे हैं तो हम लोग शेयर कर लेते हैं, तो हमारे को आधा आधा पड़ता है। तो अगर आप भी लंबे टाइम के लिए रेंट कर लेना चाहते हो तो इस कंपनी से ले सकते हो, बहुत सही है। अगर आप कुछ दिन के लिए भी चाहिए, अगर 2-3 दिन के लिए खाली मनीला घूमना है, शौक़ पूरा करना है, तब भी ले सकते हो यार, शौक़ की कोई कीमत तो होती नहीं है। मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ये कंपनी। बाकी बाइक बिल्कुल मस्त है, अभी तक मैं इसको 250-300 किलोमीटर चला चुका हूँ पहाड़ों में, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। एक नदी मिली थी इसके किनारे पर, मैंने अभी रोक के मैं कहा यार आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। इसके बाद आराम से अब क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हो गया, अब मैं वीडियो बना सकता हूँ, अब मेरे को मेरे अंदर शक्तियाँ वापस आ गई हैं और मेरे हिमालयन मेरे साथ ही है। बाकी फ़िलीपींस के जो पहाड़ों वाले प्रोविंस है ना, जैसे जिस प्रोविंस में अभी हम हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गांव आते हैं और गांव और टाउन, और इनमें ऐसी ये देखो आपको रोड्स वगैरह मिलेंगी। मतलब थोड़ा सा अपना इंडिया जैसा लगता है माहौल ना, घर की छतें भी थोड़ी इंडियन टाइप से बनी होंगी, और जो मतलब स्पेशली जो पहाड़ी वाला एरिया है ना, ये काफ़ी इंडिया वाला लगता है। सड़कें भी उस हिसाब की ही हैं, मतलब इंडिया वाले टक्कर की ही हैं। काफ़ी होमली सी फीलिंग आती है यहाँ के शहरों को छोटे छोटे गाँवों को क्रॉस करते हुए। ये देख लो भाई, फिलीपींस के पहाड़ों में छोटे से गांव में क्या दौड़ रहा है, बजाज का मैक्सिमा। बड़ी खुशी मिली भाई ये देख के, बहुत रेयर ही दिखे। मैं काफ़ी 300-350 किलोमीटर आ गया मनीला से, और पहली बार कोई, खैर चला भी मैं एक इंडियन चीज़ रहा हूँ, लेकिन कमर्शियल लेवल पे चलते हुए, शौकिया तौर पे तो अलग बात है, शौकिया तौर पे बाइक चलती है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे भाई बजाज का ऑटो चल रहा है, मज़ा आ गया। तो अभी एक रोड साइड ढाबा है, काइंड ऑफ रेस्टोरेंट ढाबा है, वहाँ पे बाइक लगाई। पहले तो लोकल्स काफ़ी आगे देखने लग गए, कह रहे ये कैसे बाइक है, ठीक है। उसके बाद खाने के आइटम में इस टाइप के कुछ रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पे लोकल,
ठीक है, खाने की आइटम में यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। चावल हो गया, राइस के साथ आपको मिल जाता है चिकन, मछली, ये मेरे ख्याल से प्रॉन फिश होगी, और कुछ एक वेजिटेबल आइटम होती हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है चिकन, लेया ने ऑर्डर किया है वेजिटेबल वाली आइटम। और पीछे यहाँ पे बढ़िया शानदार व्यू है, यहाँ पे भी इनका कुछ सिटिंग एरिया बना हुआ है। तो फिर पीछे बढ़िया यहाँ पे खुला व्यू है बालकनी के साथ आपका, बढ़िया नदी का, जहाँ पे बैठ के बढ़िया खाना वाना खाया पिया जा सकता है। कुछ इस टाइप से खाना सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे चावल आए, चावल इन्होंने ऐसे 2 कटोरे इसमें डाल दिए, ठीक है। उसके बाद इधर मेरा चिकन आ गया, और साथ में सूप दिया है, पता नहीं है वेजिटेरियन सूप है या चिकन सूप है। और वेजिटेबल्स के नाम पे ये है, मेरे को लग रहा है करेले हैं, और साथ में अंडा है, और साथ में वो सोया सॉस वगैरह। तो इस टाइप से खाया जाता है भाई यहाँ पे खाना। थोड़ा ड्राई रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो जी बढ़िया खाना पीना हो गया। बिल आया 290 फिलिपिनो पैसो, इंडियन में मैं लिख दूंगा, पर वैसे महंगा है, मतलब इंडिया के हिसाब से ही महंगा है कि रोड साइड ढाबा था, और सिर्फ चावल और चिकन और वेजिटेबल्स ही खाई, मतलब एक प्लेट, और उसका ही लगभग 500 रुपये के आसपास बिल आ गया। तो थोड़ा सा तो महंगा है फिलीपींस, और खैर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी तक मैं वियतनाम में राइड कर रहा था, और वियतनाम में चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती है ना कि उसके आगे तो हर कोई महंगा लगेगा ही। बट एनीवेज कोई नहीं, खाना तो खाना ही है। तो फिलीपींस में आते ही सबसे पहले नॉर्थ में मैं चला आया। इसका एक तो रीज़न था ये पहाड़, और ऊपर से मेरे पास थी हिमालयन, तो हिमालयन को हिमालय जैसे पहाड़ों में ले जाना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा रीज़न था कि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ कवर करना चाहता था कि जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हों। तो ऐसी कुछ जगहें मैंने चुनी थी नॉर्थ ऑफ फिलीपींस में, वैसे साउथ में भी चुनी हुई हैं, लेकिन अब फ़िलहाल मैं नॉर्थ में हूँ, तो नॉर्थ की बात करूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हैं। मतलब आपने शायद ना ही कभी उनके बारे में सुना होगा, ना ही कभी देखा होगा। मुझे बहुत मुश्किल से इन चीज़ों के बारे में पता लगा, तो मैं कहा यार आपको भी दिखाना ज़रूरी है और ख़ुद भी देखना ज़रूरी है। ऐसी एक जगह है, ये पीछे एक गाँव है, गाँव का नाम है कबायान। ये देख रहे हो, ये एंट्री गेट बना हुआ है इसका। इस गाँव में मैं पहुँचा हूँ। यहाँ इस गाँव में काफ़ी ट्राइबल इंडिजिनियस लोग हैं, ठीक है। चलो वो तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनका एक ऐसा ट्रेडिशन है जो सुन के आप घबरा जाओगे या फिर आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये लोग ममीज़ बनाते हैं, जो अपने इनके जो घर वाले अपने गांव में इनके जो लोग गुजर जाते हैं उनको ममी बना देते हैं, और उसका प्रोसेस ये उनके मरने से पहले ही शुरू कर देते हैं। तो ये वाली एक कहानी है, इस गांव की कहानी, जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। ये कहानी भी आपको मैं बताऊँगा। पहले ज़रा हम इस गाँव का एक टूर लेते हैं, ठीक है। इस गाँव में मैं कहाँ पर रुका हूँ, अगर रुकने की जगह मिलती तो वो जगह कहाँ है वो भी आपको दिखाता हूँ। और ज़रा एक बार थोड़ा इसके लोग, यहाँ के लोकल लोगों को भी जानने की कोशिश करते हैं। इस गांव की लोकेशन की बात करें तो मनीला, जो कि फ़िलीपींस की राजधानी है, उससे लगभग 350 किलोमीटर नॉर्थ में एक लूजोन प्रोविंस है। उसके अंदर एक बैंक्वेट जो डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसके अंदर छोटा सा गाँव है। तो ये इस गाँव का चर्च है। वैसे तो जो ये लोग हैं इबालोई लोग, और भी यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये लोग जो फॉलो करते हैं एनिमिज़म, जो कि हो गया मतलब अर्थ के एलिमेंट्स, अपने एंसेस्टर की काफ़ी पूजा करते हैं, ठीक है। या फिर अपना जो हार्वेस्टिंग के इनके गॉड होते हैं उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच का राज था, ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी मिशनरीज़ आए, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपना धर्म चेंज कर लिया और ये वाला धर्म अपना लिया। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे लोग हैं आसपास, उन्होंने ये वाला धर्म अपना लिया, ठीक है। तो अब भी जो यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो जो रिलीजन फॉलो करते हैं, वो उसको यहाँ बोला जाता है सिंक्रनिज़म। मतलब वो अपने तो ट्रेडिशन फॉलो करते ही हैं, और साथ में जो इनकी वैल्यूज़ हैं, इनके जो भी क्रिश्चियनिटी है, उसको भी फॉलो करते हैं। तो इन दोनों को जो मिला जुला रिलीजन हो गया, उसको बोलते हैं सिंक्रनिज़म। तो इस वजह से यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा चर्च भी है इस गांव में, और काफ़ी लोग इनको भी फॉलो करते हैं, और साथ में अपनी चीज़ों को भी, अपने जो कल्चर है उसको भी फॉलो करते रहते हैं। यहाँ पे इनके कुछ सरकारी दफ्तर, ये जैसे म्यूनिसिपल का ऑफिस हो गया, ये भी सरकारी ऑफिसेज़ हैं। और यहाँ पे इनकी एक पब्लिक मार्केट बनी हुई है, कबायान पब्लिक मार्केट। इसके अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, और बाकी घर भी देख लो, काफ़ी लकड़ी वकड़ी के बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में घर बने होते हैं। ये देख लो, गाँव का ऐसा छोटा सा बाज़ार है, ठीक है। मार्केट है, सड़क की साइड में छोटी छोटी दुकानें, बिल्कुल ऐसे अपने हिमाचल उत्तराखंड वाली फील नहीं आती। यहाँ पे एक छोटा सा वो भी लिखा हुआ है, आई लव कबायान। ये देख लो, लोकल लोग सुबह सुबह लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में, अपनी दुकानें सेट करने में। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम ढूंढ रहा है। ये है असलियत। बाकी फ़िलीपींस भी काफ़ी अमीर देश नहीं माना जाता, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो
लोग लगे हुए हैं स्ट्रगल करने में, ज़िंदगी की जद्दोजहद में। हेलो, ये गांव का एक पेट्रोल पंप है। ये देखो कितना छोटा सा पेट्रोल पंप बना हुआ है भाई, क्योंकि इतने लोग ही नहीं है तो इन्होंने एक दुकान है ऊपर शटर लगा रखा है, इसी के अंदर ही पेट्रोल पंप बना हुआ है। ये देख लो भाई गांव का छोटा सा पेट्रोल पंप। और बाकी कुछ फौजी लोग भी घूम रहे हैं बाइकों पे ले लेके, क्योंकि ये गांव टूरिस्टिक बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे होटल्स की बहुत ही कमी है। ये पीछे एक ही यहाँ पे लॉज है, इसका नाम है पाइनवुड लॉज। ये भी यहाँ के लोकल्स के लिए बना हुआ है कि कोई लंबे रूट पे जा रहा हो उसको रुकना हो तो, पर कभी कभी टूरिस्ट भी आ जाते हैं हमारे जैसे धक्के खाते हुए, तो हम भी इसी में ही रुके हुए हैं। इसमें हमने एक रूम लिया हुआ है और रूम हमारे को इसमें मिला हुआ है 400 पैसों पर पर्सन के हिसाब से, जो इंडियन में होगा मैं यहाँ लिख दूँगा। और रूम ठीक ठाक है, बढ़िया, अटैच बाथरूम नहीं है लेकिन सही है। और ये खड़ी है यहाँ पे अपनी हिमालयन पूरी बढ़िया करके, यहीं पे पार्किंग लगाई थी। वैसे इनकी पार्किंग वहाँ भी बनी हुई है लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी बाइक अपनी यहाँ लगा लो, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर हमारा रूम आता है, बढ़िया मस्त।